लेकिन हाँ, मार्केट तो है शांत। आज के बड़े फेड के इवेंट से पहले आपको बता दें कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिका में जो रिजर्व बैंक का भारत में काम होता है, फेडरल रिजर्व वो काम करता है, और वो दरअसल आज शाम को ब्याज दरें बढ़ाने पर एक फाइनल आउटकम देगा। 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार वो दरअसल रात में अपडेट आएगा, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स एकदम शांत है, सतर्क है कि फेड कितना अग्रेसिव रेट हाइक ला सकता है। इसी पर बात करने के लिए और इस रेट हाइक की इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं भारतीय ट्रेडर्स के लिए, भारतीय निवेशकों के लिए, एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट फ्लो के लिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्वांटम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर नीरज तिवारी। नीरज, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्लियरली एक बड़ा इवेंट, और इस इवेंट के पहले हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में कितनी नर्वसनेस है। परसों तक 50 बेसिस पॉइंट की बात हो रही थी, लेकिन कल और आज में 75 बेसिस पॉइंट, और कुछ क्वार्टर से तो हम 1% के रेट हाइक का भी बयान सुन गए हैं। ये बताइए कितना डाइजेस्ट कर पाएगा मार्केट? 75 बेसिस पॉइंट से खुश होगा? खुश तो नहीं होगा, लेकिन क्या वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा ये रेट हाइक? या गुड मॉर्निंग। जिस तरह का जो अमेरिकन मार्केट्स में भी मूवमेंट आई है, 2 दिन दाव भी 800 पॉइंट से ज्यादा गिरा है, तो आई थिंक वो एक तरह से उन्होंने पोजिशनिंग कर ली है। वो 75 बेसिस पॉइंट एक तरह से एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट। हाँ, जब भी एक्चुअल में 75 बेसिस पॉइंट होगा और अगर हॉकिश टोन होती है, वो आगे बोलते हैं कि अब अगले मीट में 75 बेसिस पॉइंट होता है, तो आई थिंक वो एक मार्केट में छोटा सा उसका झटका जरूर आ सकता है। तो मार्केट को ये एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज ऑलरेडी बाजार ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी क्यूई टाइटनिंग हो रही है, प्लस अगर इतना एग्रेसिव और रेट हाइक होते रहेंगे तो मार्केट में जो प्रेशर बना हुआ है अभी वो बना रहेगा। आई थिंक ये सब चीजों का बेसिकली एक ही मेन रीजन है कि जिस तरह की इन्फ्लेशन वहां देखने को मिल रही है, जिस तरह के क्रूड प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं, आई थिंक सेंट्रल बैंकर्स के पास भी कोई और चारा नहीं है। और क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा स्टिकी होती जा रही है, उन्होंने ऑलरेडी 2 रेट हाइक करे तब भी उनकी इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही और बढ़ रही है। तो आई थिंक वो एक अगर 75 बेसिस पॉइंट होता है और आगे का भी ये इंडिकेशन होता है, तो आई थिंक मार्केट में थोड़ा और टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने के लिए। नीरज जी, लेकिन अभी आप कर क्या रहे हैं? मतलब ठीक है, अगर आप देखें जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं वो इन्फ्लेशन को ग्रिप करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए रेट हाइक्स कर रहे हैं। यहाँ भी अगर आप देखें भारत में 2 रेट हाइक्स हो चुके हैं, अभी भी क्रम जारी रहेगा। आपको क्या लग रहा है इस वक्त हाइड करने के लिए, छुपने के लिए या फिर बाय करने के लिए एक अच्छा जोन क्या है? वो स्पेस क्या है? वो सेक्टर्स कौन से हैं? आप रेट सेंसिटिव में अपने आप को इंडल्ज, अपने आप को इंक्लूड करना चाहेंगे या नहीं, या फिर रेट सेंसिटिव से दूर रह के थोड़ा सा बाइंग करनी चाहिए? आपका प्रेफर्ड स्पेस क्या है इस वक्त? एक्चुअली मेरा मानना है कि जो एक नुकसान होना था, बड़ा नुकसान रेट हाइक से करके, इन्फ्लेशन करके, काफी प्राइस इन भी होते जा रहा है जिस तरह का मार्केट बिहेवियर है। अब जो रेट हाइक्स का सीधा असर इन्फ्लेशन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं पड़ा तो नेक्स्ट 1 महीने 2 महीने में पड़ेगा। और क्रूड भी अगर रेट हाइक्स होंगे, डिमांड पे असर पड़ेगा, तो क्रूड भी इतने हाई रेट पे नहीं रह सकता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो आदमी को, हमको सबको, इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि जहां पर नीचे मार्केट आती है, हमारे इवन रेट सेंसिटिव स्टॉक्स भी अगर ज्यादा क्रेडिट करते हैं अगर, तो आई थिंक वहां पे एक इन्वेस्टमेंट ही तरफ देखना चाहिए। अगर आप थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर माने तो एक लार्ज कैप आईटी है जो काफी करेक्ट हो गया है, उनकी वैल्यूएशन अब थोड़ी ठीक हो रही है। जैसे मैंने लास्ट टाइम इन्फोसिस का भी मेंशन किया, तो आई थिंक वहां पे अब धीरे धीरे एक पोजीशन बढ़ा सकते हैं। वो एक थोड़ा यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड होगी तो एक डिफेंसिव स्टॉक, डिफेंसिव सेक्टर रहेगा। बट अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव होना चाहते हैं, नेक्स्ट 3 से 6 महीने के आगे देखना चाहते हैं, तो आई थिंक वहां पर आप जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, बिकॉज जहाँ पे स्टील में करेक्शन हो रही है, जिस तरह से इन्फ्लेशन टैकल करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे बढ़ाई गई, उससे स्टील में करेक्शन हो गई है, जो अभी भी लगता है कि आगे और करेक्ट कर सकता है, तो जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनको फायदा होगा। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, इनको उसका फायदा होगा। तो आई थिंक इन सेक्टर्स को भी हमको देखना चाहिए। बेसिकली आपने उन कंपनियों का जिक्र किया या फिर उन सेक्टर्स का जिक्र किया जहां पर बड़े केपेक्स की तैयारी होगी।
इस तरह के इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में और स्पेशली जब दरें बढ़ रही हैं, क्या उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा इन कंपनियों के केपेक्स प्लान्स पर नीरज? और फिर पोजीशनिंग कितनी होनी चाहिए इन स्टॉक्स में? क्या पूरा पैसा इस समय लगा दें या फिर आप कहेंगे स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी का शायद हिस्सा है? बिल्कुल स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एकदम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेरा मानना है कि अभी भी नेक्स्ट 2-3 महीने थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि मार्केट अभी रिसेंट लोज को होल्ड करे, तो वो एक बहुत जरूरी है होल्ड करना। और जहां तक के केपेक्स का सवाल है, जैसे जो कमोडिटी कंज्यूमर्स हैं वहां पे इवन जैसे मारुति कुछ नए मॉडल लॉन्च करने की बात कर रही है, तो ऐसे जो जो कंज्यूमर्स हैं उनके वहां पे जो केपेक्स चल रहा है, एक इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ता है, बट उनको जो जो कमोडिटी प्राइसेस घटने से फायदा होता है, आई थिंक वो ज्यादा फायदा होगा, तो उसको देखते हुए उनके केपेक्स में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जो अब जब स्टील कंपनीज हैं उनके केपेक्स में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ सकता है, बिकॉज स्टील के प्राइस नीचे आए हैं, प्लस इंटरेस्ट रेट भी ऊपर गए हैं, और स्टील कंपनीज ने आप देखा तो लास्ट 5-6 क्वार्टर में काफी देर के बाद अपने डेट लेवल्स कम किए हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा वो डेट स्पाइरल में एकदम घुसे। आई थिंक थोड़ी देर का तो वो एक केयरफुल रहेंगे उसके लिए, तो वहां पे एक फर्क पड़ सकता है। बट आई थिंक जो कंज्यूमर्स हैं इसके यहाँ पे मुझे लगता है उनके लिए एक बेनिफिट ही होगा ओवर द नेक्स्ट 3-4-5 मंथ्स। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में फाइनेंशियल्स पर क्या आप दाव लगाने के फेवर में हैं नीरज इस समय, या फिर डर ये है कि आगे रेपो रेट बढ़ेगा और अगर लिक्विडिटी कम करने के लिए सीआरआर में भी कुछ इजाफा आता है वो मार्जिन्स पर दबाव डालेगा? आई थिंक सीआरआर एक इम्पोर्टेंट, लिक्विडिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर लिक्विडिटी रिड्यूस नहीं होती है, इंटरेस्ट रेट तो जरूर बढ़ेंगे जिस तरह की इन्फ्लेशन है, पर वो भी कितनी देर तक बढ़ेंगे। ये है कि एक बेस, आई थिंक जो मैंने सुना है कि बोल रहे हैं 6% तक जाके शायद आरबीआई रुक सकती है, तो इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 5.5 to 6% जहाँ पे वो रुकेगी। वो भी एक बहुत हाई इंटरेस्ट रेट नहीं है, लुकिंग एट द काइंड ऑफ डिमांड विच इज देयर। आई थिंक उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करें, बेटर रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और जहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल होनी शुरू होती है वहां पे आई थिंक आरबीआई भी स्लो डाउन कर सकता है अपने रेट हाइक्स को। हाँ, सीआरआर देखना जरूरी है, बिकॉज बैंक्स के लिए काफी देर के बाद हमने देखा है कि उनकी एक क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट 1-2 क्वार्टर में। वहां पे उसमें कहीं एक फुल स्टॉप ना लग जाए, वो बहुत जरूरी है। आई थिंक ये चीज आई थिंक आरबीआई भी इस चीज को कंसिडर कर रहा है, तभी उन्होंने इस बार ये सीआरआर हाइक नहीं किया। तो वो एक बहुत जरूरी है कि सीआरआर हाइक ना करें, इंटरेस्ट रेट जरूर बढ़ेंगे, बट अगर वो नहीं होता है, लिक्विडिटी टाइटनिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो कॉर्पोरेट को लेंड करते हैं, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक इनके लिए अच्छी, आगे चलते हुए भी एक कैपिटल ग्रोथ होते हुए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे, और आई थिंक बहुत क्रिटिकल जंक्चर पे जहाँ वर्ल्ड मार्केट अगर आप देखें एक बहुत बड़े एज पे बैठे हुए हैं, मेक और ब्रेक लेवल पे बैठे हैं, अपना व्यू शेयर करने के लिए। लेकिन भविष्य में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।